नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। इस समय मैं कानपुर में हूँ, शिक्षा सोपान आश्रम में। प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जिन्होंने एक बुक लिखी है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। शायद ही कोई देश का ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो साइंस का स्टूडेंट हो उसने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ना पढ़ी हो। तो प्रोफेसर एस.सी. वर्मा के ये शिक्षा सोपान आश्रम में मैं हूँ और यहाँ पे लगा है विज्ञान मेला। देखिए यहाँ पे हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स तमाम स्कूल कॉलेजेस से आए हुए हैं। देश भर के बच्चे यहाँ पे आए हैं जिन्होंने अपने विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई, तरह तरह के मॉडल लगाए हुए हैं। और इसकी जो थीम है समझो, यानी विज्ञान को लेकर आपको इतना कोई टेंशन लेने की और ऐसा प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर एस.सी. वर्मा की यही थीम है कि बच्चे विज्ञान को महसूस करें, उसको समझें और एंजॉय करें, एंजॉय करते हुए पढ़ें, तभी उनको विज्ञान सामान्य और सहज लगेगी। आइए हम आपको इस विज्ञान मेले के का पूरे आपको यहाँ का दौरा कराएंगे, दिखाएंगे कौन कौन से मॉडल है, कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। साथ में हम प्रोफेसर एस.सी. वर्मा सर से भी आपकी बात करवाएंगे कि आखिर इस जो ये विज्ञान मेला लगा इसकी थीम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। और वाकई ये कई सालों से मेला लग रहा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है इसकी लोकप्रियता और जो स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या क्या यहाँ पे मॉडल लगे हैं, पीरियोडिक टेबल लगा हुआ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम स्टूडेंट्स आए हुए हैं और यहाँ पे IIT के स्टूडेंट्स भी आए जो बच्चों को समझा रहे हैं। ये ज़्यादातर जो यहाँ पे स्टॉल लगे बच्चों ने लगाए हैं और बच्चे ही इनको देखने आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं। और शायद यही विज्ञान की सफलता है कि बच्चे विज्ञान को समझें और समझाएं। आइए मैं आपको पहले ये यहाँ के पूरे विज्ञान मेले का पूरा दौरा कराती हूँ, दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस किस तरह के मॉडल लगे हुए हैं और फिर हम समझने की कोशिश भी करेंगे इन मॉडल के ज़रिए कि आखिर विज्ञान किस तरह से सामान्य और सहज हो सकती है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर एस.सी. वर्मा सर, जो वाकई जिनकी सोच की वजह से समझो यानी विज्ञान मेले को समझो थीम दी गई है और इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे विज्ञान को समझें। सर, कई सालों से हम लोग विज्ञान मेला कवर कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है बढ़ता जा रहा है। आज तो मैं देख रही हूँ बहुत भीड़ है। आप जो विज्ञान मेले की मतलब एकदम बताएं ये थीम क्या है और क्या वाकई बच्चों में साइंस को लेकर रुझान बढ़ रहा है? देखिए, बच्चों में साइंस को लेकर रुझान हमेशा था और हमेशा रहेगा, क्योंकि बच्चे स्वभावतः क्यूरियस होते हैं और विज्ञान नाम ही क्यूरियोसिटी का है। कुछ दिखाई पड़े तो ये क्या हुआ, वैसे क्यों हो गया है, तो वही तो है। तो चूँकि सभी बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं, इसलिए साइंस नेचुरली सबको अच्छा लगता है। अब क्या हो गया ना कि हम लोगों ने साइंस को क्लासरूम में कैद कर दिया। तो एक कुर्सी पे बैठो, एक बोर्ड के सामने बैठो, टीचर आएंगे, ब्लैक बोर्ड पे कुछ करेंगे, कुछ वीडियो दिखा देंगे। बहुत आजकल मॉडर्न हो गया है, वो स्मार्ट बोर्ड हो गया, ये हो गया वो। लेकिन हम क्लासरूम के अंदर सारे काम कर रहे हैं। तो वो जो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जो प्रकृति को देख करके आती है। कुछ चिड़िया उड़ी, हमें कुछ क्यूरियस, पंग ये आपका झंडा जो फहराया तो हमें क्यूरियोसिटी हुई। तो ये जो है ना, ये एलिमेंट हमने क्लासरूम के अंदर जा कर के बंद कर दिया। इस कारण से समस्या हो गई कि रुझान है कि नहीं है, कि क्या है कि क्या नहीं है। तो बस वही सिचुएशन फिर से रिक्रिएट कर दो, बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले आओ और वहाँ पे विज्ञान दिखाओ। जब विज्ञान दिखा दोगे तो सीखना तो आराम से हो जाएगा। बिना देखे हुए सीखना बहुत कठिन है ना। किसी चीज़ को बिना देखे हुए हम उसके बारे में वर्णन करके सिखा रहे हैं। हाथी है और हाथी किसी ने कभी देखा ना हो और उसको केवल वर्णन करके हमें बताना हो कि हाथी कैसा होता है, तो वो सही पिक्चर उसके दिमाग में बनना बहुत ही कठिन है। बिल्कुल। लेकिन एक बार हाथी ले जाके दिखा दो, फिर उसके डिटेल्स बताते रहो कि कान कितना चौड़ा था और पैर कितने मोटे थे और ये है। तो ये समझो कि थीम यही है। समझो का मतलब है कि साइंस अब मेरी ज़िंदगी में होगा जी। तो अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ करके साइंस को देखना। तो सारी कवायद इसी बात की है कि ज़िंदगी के साथ जोड़ करके विज्ञान को सीखना, देखना, जानना, उस पर डिस्कशंस करना और परीक्षाओं के टेंशन से परे हट करके। जी बिल्कुल, हाँ यही मैं कहने जा रही हूँ। के टेंशन से परे हट करके, यहाँ कोई परीक्षा नहीं हो रही, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, तो सब लोग साइंस को एंजॉय कर रहे हैं और जॉयफुल वातावरण में ही लर्निंग हो सकती है। स्ट्रेसफुल वातावरण में लर्निंग नहीं हो सकती है। सर, आजकल जो विज्ञान का मैं देख रही हूँ भाई, स्टूडेंट्स का स्कूल जो है, स्कूल से उनकी भी है और टीचर्स का फोकस, हमें टॉपर तैयार करने हैं, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं और जैसे आपने कहा स्मार्ट बोर्ड लगा दिया और सब कुछ क्लास के अंदर एक स्क्रीन पे विज्ञान को समझाना चाहते हैं। सर, ये जो इस तरह के विज्ञान मेले हैं,
इस स्टूडेंट्स को इस प्रेशर से निकालने में कितने मददगार हो सकते हैं? बहुत मददगार होंगे, बहुत मददगार होंगे, क्योंकि स्ट्रेस फ्री हम होंगे तभी हम लर्निंग करेंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे तभी हम हेल्दी रहेंगे, और तभी हमारा माइंड भी ठीक से काम करेगा, कंसंट्रेशन होगा। और अगर हम टेंशन में रहेंगे तो अपना शरीर ख़राब करेंगे, अपना हेल्थ ख़राब करेंगे, अपना माइंड ख़राब करेंगे, अपना कंसंट्रेशन ख़राब करेंगे। तो ये जो क्लासरूम के बाहर से विज्ञान को दिखाना सिखाना है, वो इस मामले में एक टॉनिक की तरह है। जी। आप खूब सारे खा रहे हो, टैबलेट खा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। जी जी फिर एक टॉनिक मिलता है तो लगता है ऊर्जा हो गई। जी वो कितने दिन ऊर्जा रहेगी वो अलग बात है। जी जी लेकिन इसलिए इसका रोल है कि एक बार आपको फिर से रिक्रिएशन हो जाता है, फिर आप अपनी नॉर्मल मार्क्स वाली पढ़ाई में भी अच्छा करते हो। जी बिल्कुल, वो भी अच्छा। सर यहाँ हम लोग कई सालों से मेला कवर कर रहे, देख रहे स्टूडेंट्स की संख्या और उनका इंटरेस्ट हमें बढ़ता हुआ वैसे दिख रहा है। तो सर इस बार मेले में कोई ऐसी खास चीज़ है और कहाँ से स्टूडेंट्स आए हुए हैं? कई जगहों से, अभी तो मैंने देखा कई जगहों से लोग आकर के और अपने अपने यहाँ लगा रखे हैं, अपने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। मुख्यतः तो जो शिक्षा सोपान का अपने केंद्र हैं कई सारे हैं, कि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वो केंद्र है, इसके अलावा और कई केंद्र और हैं, 5 केंद्र और हैं। तो सभी केंद्रों के लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, तो मेन बल्क तो वो है। अच्छा। अब जैसे आपने देखा कि एक काउंटर है जिस पर कि हमारे यहाँ जो पेड़ हैं इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, हाँ। इस कैंपस के अंदर जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, जो सब्जियाँ उगती हैं, जो फल उगते हैं, जो अनाज उगते हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए एक स्टॉल है वहाँ पर। अच्छा। वो डलियाओं में सब रखा हुआ है, जो सामान हमारे यहाँ का उगा हुआ है वो सब रखा हुआ है। अच्छा। फिर एक पूछा जा रहा है, एक ये भी है कि हम कितना लोगों को अवेयर करते हैं चीज़ों से, केवल साइंस सिखाना ही नहीं है, और उनको चीज़ों से अवेयर भी करना है। तो जो एग्रीकल्चर का साइंस है आजकल जो खेती में हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, तो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये क्या भला है, नए नए शब्द आ गए हैं। ऑर्गेनिक तो फिर भी सुन रहे थे, हाल में नेचुरल फार्मिंग एक अलग शब्द आया है जो कि ऑर्गेनिक से भी अलग है। तो वो क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पानी का कैसे खर्च करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है। तो ये पेड़ जो हैं हमारे किस तरीके से प्रकृति के साथ में संरक्षण करने के लिए हैं, वो सब उस काउंटर के ऊपर है। एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर के बारे में आप बता रहे है ना, पीछे में इस पर्दे के दूसरे साइड में बहुत बड़ा स्पेस है। हाँ। वो हमारे को बहुत ही सामान्य गरीब किस्म के परिवार, जिनके स्कूल की फीस देने के लिए भी परिवार के पास पैसे नहीं हैं, जिनकी फीस भी स्कूल की हम दिया करते थे, अभी भी दे रहे हैं, वो बच्चा खुद से पढ़ करके सारी इलेक्ट्रॉनिक्स खुद से सीख के, बिना किसी टीचर के, बिना किसी ट्यूटर के, बिना किसी कोर्स के, बिना किसी इम्तहान के, बिना किसी डिग्री के, वो 10वीं 11वीं 12वीं में ना, उस समय इतना इलेक्ट्रॉनिक्स उसने सीखा। अच्छा। और वो एक रिसोर्स पर्सन की तरह यहाँ सेशंस दिया करता था। 11वीं क्लास का बच्चा, हमारे टीचर्स भी आते थे तो उनको भी सेशन देता था। अच्छा। अभी वो उसने 12 ख़त्म करने के बाद IIT मद्रास का एक ई कोर्स है बीटेक, उसमें उसने क्वालिफाई किया है, और यहीं इसी जगह उसके लिए लैब बनाई है हमने, इसमें सोपान आश्रम के अंदर में ऊपर में। अच्छा। लैब है उसकी अपनी लैब, उसके अपने लिए लैब है वो। अच्छा। उसी लैब में वो सारे प्रोजेक्ट करता है, जो IIT मद्रास के असाइनमेंट्स होते हैं वो करता है, फिर अपने खुद के असाइनमेंट्स खुद से बना लेता है अपने लिए असाइनमेंट वो। सर ये तो आपने बड़ी यूनिक बात है, क्योंकि मतलब आप ऐसे बच्चों को खोज लेते हैं, मतलब अदरवाइज लोग कहेंगे भाई बीटेक की डिग्री करके आइए, एमटेक करके लाइए, ये सर्टिफिकेट दिखाइए। तो सर विज्ञान के लिए सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मन में एक उत्सुकता होनी चाहिए, और अगर वो उत्सुकता जुनून में बदल जाती है जी, तो फिर तो इसी तरह के बच्चे निकलते हैं। अच्छा। भयंकर जुनून वाले। अच्छा सर, किसी बच्चे ने मान लीजिए किसी साइंस में कोई ऐसी लगे कि कोई रिसर्च हमने की है, मेरा ये मॉडल हो सकता है, वो लोग सर आपको अप्रोच कर सकते हैं? ये बड़ा रिस्की गेम है। अच्छा। अप्रोच तो ज़रूर कर सकते हैं और करते भी हैं, बहुत सारे बच्चे लोग लिखते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की गेम है, क्योंकि आजकल इंटरनेट के कारण से इंफॉर्मेशन हर लेवल के ऊपर उपलब्ध है,
और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है। गलत इन्फॉर्मेशन, राइट। हाँ, और उतने के अंदर में से बच्चे कैसे ढूंढ सकते हैं कि कौन सा सही इन्फॉर्मेशन है, कौन सा गलत। बिल्कुल। तो बच्चे बहुत बार कुछ पढ़ करके कुछ आइडिया लगाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ये कितना गंभीर विषय है और इसके पीछे कितनी कॉम्पिटेंस चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। जी। लेकिन उतना सब पढ़ करके उनको उनके मन में कुछ अच्छे विचार आते हैं, कुछ नए विचार आते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाथ ब्रेकिंग रिसर्च कर लिया है। ओके, फिर वो मुझे लिखते हैं। फिर आपके लिए स्क्रीनिंग करना ये सब बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब उस बच्चे को हम डिस्करेज भी नहीं कर सकते। जी 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 जी। जिसने कुछ पढ़ करके कुछ अपनी तरफ से वो जोड़ जाड़ के कुछ प्लान किया, कुछ लिखा, कुछ बताया, कुछ आइडियाज़ दिए, उसको डिस्करेज भी नहीं कर सकते, उसको इनकरेज भी नहीं कर सकते। मुझे पता है कि उसमें कुछ नहीं है, दम नहीं है। अच्छा। तो ये एक बड़ा रिस्की गेम चल रहा है। उसी के अंदर में हो सकता है कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट, कुछ अच्छे आइडियाज़ छूट भी जाए, जी जी। जो मुझे भी पता नहीं है। तो फिर हम उनको रीडायरेक्ट करते हैं कि एक्सपर्ट्स के साथ पहले बात करो। एक्सपर्ट फिर के आए साथ, हमारे पास है। हाँ, फिर मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ। जी जी। तो आप एक्सपर्ट्स के साथ जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ करके एक्चुअल फील्ड को पहले समझो, तब फिर उसके आगे उसमें नई रिसर्च वगैरह। चलिए, थैंक यू सर। और ज़रूर आपने जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर के बारे में बताया, मैं वहाँ विजिट करूँगी, देखूँगी, शायद तमाम और स्टूडेंट्स को उससे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। मैं KVIT की स्टूडेंट, आज मैं यहाँ पे सुपान आश्रम आई और मैंने यहाँ पे एक मॉडल देखा। क्या है भैया ये मॉडल और ये किस तरह से काम करता है? ये बेसिकली पेंडुलम्स का मॉडल है। आप देख रहे होंगे कि सारे जो पेंडुलम्स हैं वो अलग अलग हाइट पे बंधे हुए हैं। हाँ। सब सारे स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो अलग अलग डिफरेंट दिख रही होगी आपको। अभी अगर मैंने इन सब को सेम लेवल पे ले जाके, अगर मैंने ऐसे सेम एम्पलीट्यूड पे, सेम लेवल पे ले जाके मैंने अगर इनको छोड़ दिया, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑल्दो हमने उनको सेम लेवल पे ले जाके छोड़ा था, सारे बॉल सभी डिफरेंटली मूव कर रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से इनकी हाइट डिफरेंस है तो इनका टाइम पीरियड डिफरेंट होगा। हाँ, अभी जो इनका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है हाँ। वो अलग अलग है। हाँ। और जो टाइम पीरियड होता है, हाँ। टाइम पीरियड यानी क्या होता है आपको पता? टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन करने में, एक मूव लेने में उन्हें कितना टाइम लग रहा है। सही बात है। अभी जो टाइम पीरियड जो होता है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है। तो अभी सबकी लेंथ जो है वो अलग अलग है, तो सबका टाइम पीरियड अलग है। इसलिए आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कोई भी बॉल साथ में नहीं घूम रहा है, ऑल्दो हमने इनिशियली उनको सेम लेवल पे ले जाके हमने छोड़ा था। तो यही रीज़न है कि उनका टाइम पीरियड डिफरेंट है, इसलिए वो साइमल्टेनियसली मूव नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। ये पेंडुलम किस चीज़ का है और ये क्या काम करता है? तो ये है कपल्ड पेंडुलम। इसमें दो पेंडुलम्स हैं, दोनों एक रस्सी से बंधे हैं। तो हम ये दिखा रहे हैं कि एक पेंडुलम के मोशन से दूसरे पेंडुलम पे क्या असर पड़ता है। जैसे मैं इस पेंडुलम को थोड़ा सा खींच के छोड़ देता हूँ, उस पेंडुलम को कुछ नहीं कर रहा मैं, फिर भी आप देख सकते हैं कि उसके साथ ये भी ऑसिलेट करने लगेगा। और अब थोड़ी देर नोटिस करिए, देख लें, देखो इसमें जैसे ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और इसको मैंने कुछ नहीं किया था, इसको मैंने छुआ नहीं, सिर्फ इसको ऑसिलेट किया, फिर भी ये हिल रहा है। और थोड़ी देर बाद ये धीरे धीरे इसका स्पीड कम होगा और देखो अभी ये रुक गया, अब ये हाँ देख लेना थोड़ी देर, देखो अब दोनों चल रहे हैं। अब ये देखो ये रुक गया, रुक रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मतलब एक रुक रहा है दूसरा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफॉर्म इधर से उधर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पर कैसे हो रही है एनर्जी ट्रांसफर? स्ट्रिंग से। पर अगर स्ट्रिंग से हो रहा है, अरे दोनों को साथ में अगर हम छोड़ेंगे तो देख लो क्या होगा। तो लाइक अगर ऐसे ही हम समझे कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि अब वो रुक जाए और ये डबल एनर्जी के साथ मूव करने लगे? वो ऐसा नहीं रुक रहा। ऐसा भी हो सकता है एनर्जी ट्रांसफ़र के केस पे, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जब हम दोनों को एक साथ पुल करते हैं एक तरफ,
तो स्ट्रिंग भी इसके साथ मूव कर रहा है, तो फिर इस स्ट्रिंग की वजह से इनके मोशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं आ रहा है, तो उस वजह से ये दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करते जा रहे हैं उनकी एनर्जी की वजह से। लाइक जाहिर सी बात है ये लोग स्लो डाउन हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ये फ्रिक्शन है, एयर में फ्रिक्शन है और फिर इधर रोप में भी फ्रिक्शन होगा, तो उसकी वजह से ये कुछ देर बाद जो कि दिख ही रहा है कि वो रुक जाएंगे। बट ऐसा केस उसमें नहीं होता जब हम लोग एक को बस पुल करते हैं, पुल करो एक को जब पुल करते हैं हम, तो ऐसा होता है कि ये रस्सी उस हिसाब से पुल होती है, तो ये स्लो डाउन हो जाता है उस हिसाब से, और ये स्पीड गेन करता है, और जैसे ये स्पीड गेन करता है उसके साथ साथ वो स्लो डाउन होते जाता है, और ये हमेशा होते रहेगा, लेकिन वही थोड़ी देर बाद वो फिर स्लो डाउन होके डाई हो जाएगा वो। क्योंकि ये जब सामने जा रहा है, ये रस्सी को सामने खींच रहा है, तब ये स्टेशनरी था, अब ये भी सामने खींचा जा रहा है, तो ये फास्ट हो रहा है। अब जब ये फास्ट हो रहा है तो ये जो रस्सी को खींचेगा वो इसके ऑपोजिट जा रहा है, तो इसको रेसिस्टेंस आ रहा है, इसलिए ये धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता रहेगा। जैसे यही चीज़ अगर हम ऐसे ऐसे की बजाय ऐसे करें तब नहीं होगा, क्योंकि अब रस्सी को इस तरफ खींच रहा है पर दोनों तरफ से बंधा है रस्सी, तो अब नहीं हिल सकता। तो रस्सी हिल नहीं सकती। हाँ, अगर हम लोग को उसके लिए चाहिए तो हमें ऐसा मोशन चाहिए रस्सी का, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उधर फिक्स है, इधर भी फिक्स है और इधर भी फिक्स हाँ। है, तो इस वजह से ये मोशन हो नहीं सकता। तो इसको मूव करने पे बस ये इसको मूव करने पे बस ये मूव करेगा, और जैसे अगर ये मूव कर रहा है तो ये स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। और इसको भी अगर इस मोशन में करेंगे तो फिर वो नहीं करेगा। हाँ, मतलब नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, ये कहना है बस, कि अगर बस ये मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन है वो अनअफेक्टेड रहेगा, अगर वो बस इस डायरेक्शन में है। तो क्या अगर इनका वेट डिफरेंट हो और इस डायरेक्शन में हम एक को मूव करें तो क्या उस तरह से वो भी मूव होगा? हाँ, वो भी होगा, पर वो थोड़ा रैंडम सा हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों का वेट सेम है तो दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होगा। तो टाइम पीरियड अगर सेम होगा तो ये जब इक्वल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तब हमें बहुत बड़ा ऑसिलेशन दिख रहा है। अगर टाइम पीरियड डिफरेंट होगा तो थोड़ा इधर उधर केओटिक हो जाएगा थोड़ा मोशन। गुड आफ्टरनून मैम। मैं KVIT की स्टूडेंट हूँ। आज मैं सोपान आश्रम में आई। मैंने मैम यहाँ देखा कि मैम जैविक खेती का ये काउंटर है। मैम ये जैविक खेती क्या है और ये सब्जियाँ आपने किस तरह से उगाई हैं? जैविक खेती जो बिना केमिकल के यूज़ की जाती है। यहाँ पे हमारे गोबर की खाद होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ज़मीन में डाल के उससे सब्जियाँ उगाते हैं, उसे जैविक खेती कहते हैं। इसमें कोई भी केमिकल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। केमिकल करते हैं तो केमिकल से क्या सब्जियों को तो नुकसान होता ही है, साथ साथ हमारी बॉडी को नुकसान होता है। अगर और लॉन्ग टर्म में जाके इससे जो होने वाली जो डिसीज़ होती है वो कहीं ना कहीं तो जाके बॉडी को इफेक्ट करती है। और सबसे मेन जो कारण है, हमारी जो धरती है, धरती बहुत ही उपजाऊ होती है। अगर हम कुछ सालों तक लगातार केमिकल का यूज़ करेंगे तो धरती की उर्वरक क्षमता ख़त्म होने लगती है। तो लॉन्ग टर्म में जाके हमने धरती का नुकसान किया, अपनी बॉडी का नुकसान किया, और सब्जी भी उतनी अच्छी नहीं उगी है। आपने क्वांटिटी पे ध्यान दिया कि हमारी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल भी ख़त्म होने लगती है उस चीज़ के लिए। मैम फर्टिलाइजर्स यूज़ करके हम प्रोडक्टिविटी मैम ज़्यादा सामान उगा सकते हैं, पर वो हेल्दी नहीं है। और मैम इसका क्या उद्देश्य क्या है? इससे उद्देश्य हमारा बॉडी को है, मेन तो हमारा है कि जो प्रकृति को संचित करना हमारी प्रकृति में, क्योंकि अगर एक लेयर बन जाती है तो पानी की एब्जॉर्बिंग क्षमता खत्म हो जाती है, पानी भी नीचे तक नहीं जाता, और अगर जाता है तो प्रदूषित पानी होता है। अब बोरिंग भी देखिए कितना नीचे तक डीप में जाने लगा है। अगर पानी और अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इसमें सिंचाई के लिए कम पानी का यूज़ पड़ता है, और केमिकल से अगर लगाते हैं तो उसमें कई बार पानी का, तो हमने पानी का भी तो नुकसान किया उस चीज़ से। जितना भी पानी यूज़ किया, इसकी क्षमता कम पानी से हो सकता है और ज़्यादा पानी से, तो कहीं ना कहीं हमने उसको, और प्रकृति को तो फ़ायदा दे ही रहे हैं हम लोग उस चीज़ के लिए। और मेन हमारी कीमती जो चीज़ है धरती का मेन उद्देश्य तो हमारा धरती को सुरक्षित रखना है। मैम सोपान आश्रम में मैम किस किस तरह की सब्जियाँ और फल उगाए जाते हैं? हाँ देखिए, हम आपको दिखाते हैं। वैसे तो यहाँ पे बड़े पौधे भी हैं, बेल है, अमरूद है, केला है, कटहल है, सीजनल सारे फल होते हैं। बड़े पौधे भी, बड़े ट्री भी है हमारे, और छोटे भी सीजनल खेती होती है। इस वक्त जैसे सीजन चल रहा है सेम का, सेम की तो बेल होती है। हाँ, बेल देखिए, इस वक्त कोई भी केमिकल नहीं है कि तो ये बेल तो डाल ही दिया। ये टमाटर देखिए, टमाटर भी बिना केमिकल की है। ये देखने में उतने खूबसूरत नहीं होते, लेकिन इनका टेस्ट, इसमें खट्टापन ज़्यादा। आप फार्मिंग वाले लेते हैं तो उससे देखने में सुंदर भी होते हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट देखेंगे तो टेस्ट में वो फ़ायदा नहीं होता है।
ठीक है, आलू देखिए इस वक्त, क्योंकि जल्दी हम लोगों ने थोड़ा सा निकाला है आज के लिए, अभी और ज़मीन पे है, अभी और बड़े होते रहेंगे। पत्ता गोभी देखिए, कोई फ़र्क नहीं है केमिकल यूज़ करिए या बिना केमिकल के। देखिए हमारे बिना केमिकल के भी उतनी ही प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी है, कितना सुंदर उतना ही आ रहा है। धनिया देखिए कितना बड़ा है। हाँ, ये देखिए इस वक्त है, क्या आप कह सकते हैं इसको कि हम बिना केमिकल के इतने खेत में आप आजकल केमिकल्स का यूज़ इतना कॉमन हो गया है कि बहुत ज़्यादा रेयर लोग अब बिना केमिकल्स के चीज़ें बना रहे हैं, और आज के टाइम पे मैम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने लगे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मैम क्यों एक्सपेंसिव है केमिकल फार्मिंग से? और एक्सपेंसिव तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है मैम, थोड़ी एक्सपेंसिव है, रेट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। वो रीज़न है ना क्योंकि पब्लिक की डिमांड ज़्यादा होती है कि मुझे सुंदर चाहिए, ये चाहिए, और ये है कि उस केमिकल आया था तो केमिकल आपने एक बार डाल दिया, आपको मैन पावर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर खेत में कुछ वीड्स निकालने होते तो उसमें आप लोगों को ज़रूरत हो, और केमिकल डालने के लिए आपने एक जरा से पानी में बाल्टी में पानी डाला, आपने खेत में डाल दिया, एक बार में सारे जितने वीड्स होते सारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वो कम टाइम पे वीड्स तो ख़त्म हो गए, लेकिन उन्होंने ज़मीन को भी नुकसान कर दिया, और जो हमारे वीड्स तो गए हैं हमारे, और अनवांटेड प्लांट जितने भी थे, लेकिन उन्होंने फसलों पे कितना नुकसान किया, इसका आज नहीं जाके लॉन्ग टर्म में जाकर साइड इफेक्ट तो नज़र आते ही आते हैं। बिल्कुल देखिए, बिना हमारे दवाइयों के चुकंदर देखिए, चुकंदर का साइज़ देखिए, बहुत बड़े चुकंदर है जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं, वो आलू भर के होते हैं, छोटे छोटे से। वो क्या है, किसान जल्दी फसल फ़ायदा उठाने के लिए जल्दी निकाल भी लेते हैं, खाते। गाजर को देखिए, गाजर में आप स्वाद देखेंगे तो वो इतना बढ़िया है कि इस वक्त। और ये चना देखिए, चना चूँकि अभी सीज़न हुआ नहीं, अब इसमें दाने तो नहीं आए हैं। हाँ, कुछ आए हैं दाने, बट अभी बहुत भी नहीं है, छोटे बिल्कुल दाने है। हैं। इसका तो सीज़न होता है ना, थोड़ा सा अभी मार्च तक में इसको बिल्कुल हो जाएंगे। मटर देखिए, ये पेंसिल मटर है, मटर का स्वाद देखिए, आपको इतनी मीठी मटर होगी खा के इसको देखिए। चलिए, हाँ, ये हमारी गोभी का सीज़न है, गोभी क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। हाँ। अब सीज़न धीरे धीरे जा रहा है, तो अब इसकी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है सोच को। मैम, जैसे कि आपने मुझे बहुत सारी सब्जियां दिखाई जो कि मैम दिखने में भी अच्छी दिख रही हैं, तो क्या मैम इतनी हमारी टेस्ट में और क्या ये हमारी सेहत के लिए उतनी ही लाभदायक है? हाँ मैम, बिल्कुल भी इतना स्वाद होता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आपके सामने रख के आप इसको खा के भी आप देखें, बिल्कुल आपको बिल्कुल चेंज नज़र आएगा। आप बाहर की एक ले जाइए, और मेरे से इधर वाली भी एक गाजर खा के देखेंगे तो गजब स्वाद आता है इसका, क्योंकि हम लोग तो यूज़ करते ही हैं। और दूसरा, यहाँ पे सोपान आश्रम इसी चीज़ को प्रमोट कर ही रहा है कि हमारी बिना दवाइयों के यूज़ किया जाए। यहाँ पे कोई फल भी उगते हैं? हाँ, फल बहुत सारे होते हैं। फलों के देखिए, आम सीजन में आते हैं, आम की भी कई वैरायटी है, अमरूद है, बेल है, करौंदा है, और इस वक्त बेल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। बेर का लगा हुआ है, जामुन, बेर, ये रहा, ये देखिए बेर, ये रहा बेर, ये रहा बेर। हाँ, यहाँ पे आंवला भी है, देखिए अभी सीजन में आंवला इतना हुआ, बहुत आंवला तो पता ही आपको शरीर के लिए कितना फ़ायदा है, हर तरह से यूज़ होता है, खाने के लिए भी है, गर्मी में तो फ़ायदा देता ही देता है। और जहाँ तक हमारे आजकल सुंदरता के लिए बालों में भी लगाने के भी काम आता है। मैम, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या जैविक खेती करके मैं इन फ्यूचर या अभी मैं क्या पैसे कमा सकती हूँ? बिल्कुल कमा सकते हैं। क्या मैम इसमें स्कोप है? बहुत स्कोप है, क्योंकि आप एजुकेशन में जाते हैं तो आप एग्रीकल्चर से बीएससी करी जाती है ना। अब इस फील्ड में आप पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा करेंगे एग्रीकल्चर कॉलेज में आप लेके। और रही बात है, आप किसानों को जाके सपोर्ट कर सकते हैं कि कैसे हम खेती करें, इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से, और पढ़ाई तो इसके लिए होती है, आप करेंगे तो आराम से और कैरियर बना सकते हैं आप। तो बहुत ही इस वक्त अधिकतर आने वाले जो स्टूडेंट हैं इसी तरफ हम लोग प्रमोट करते जा रहे हैं। थैंक यू। आप कहाँ से आया, ये आपका क्या मॉडल है, इसमें आप क्या बताना चाहते हैं? तो ये हम मतलब एक टेलीस्कोप हम बनाए हैं घर पे, कैसे बना सकते हैं, जो छोटे एकदम स्क्रैच से बिल्ड किया हुआ है जैसे बोल सकते हैं। तो हम ये आपका देखा होगा जो ख़रीदते हैं वो बहुत महंगा आता है, तो थोड़ा तो हम एक बेसिक चीज़ लिया है, एक पाइप लिया है, एक हमने ऑब्जेक्टिव लेंस जैसे खरीदते हैं जो इसका लगता है हमें, तो ऑब्जेक्टिव लेंस लिया है, एक आईपीस लिया है। तो हम देख सकते हैं ये पाइप है, पीवीसी पाइप है, तो यहाँ पे हम पाइप पे ऑब्जेक्टिव लेंस जो है माउंट किया है। ऑब्जेक्टिव लेंस का हमने फोकस ले लिया है, फोकल लेंथ जो होता है 700 mm लिया है, और आईपीस का यहाँ पे है 20 mm का। तो हमें मैग्नीफिकेशन जो मिलता है आपका फोकस लेंथ, ऑब्जेक्टिव का जो फोकस लेंथ है और डिवाइड बाई जो आईपीस का फोकल लेंथ है, तो दोनों का ये 70/20 700/20 तो आपका 35 के आसपास आएगा। तो ये हम मैग्नीफिकेशन
पता कर सकते हैं। तो इससे हम कितने डिस्टेंस तक का देख सकते हैं? ये डिपेंड करता है, ये आपका एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसका लाइट सोर्स कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैग्नीफिकेशन इससे भी आईपीस अगर बड़ा कर दे, मतलब छोटा फोकल लेंथ का ले ले, तो 125x जूम हम 150x तक जा सकते हैं। और इसका जो एपर्चर हमने लिया है वो 75 mm का लिया हुआ है। तो हम ये फिक्स्ड कैसे कर रहे हैं, आपका यहाँ पे जो ऑप्टिक्स एक्सिस है उसको हमें पहले पता करना होगा और उसको ऑप्टिक एक्सिस को दोनों को अलाइन करना होगा। और इसका सेटअप ऐसे हमने बिल्ड किया है, जो इसका फोकल लेंथ है और जो फोकल लेंथ या फिर फोकल मतलब फोकल पॉइंट और फोकल प्लेन जो भी है बोल सकते हैं, इसका फोकल पॉइंट और आईपीस का फोकल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो फिर हमें जो रियल इमेज है वो हम दिख सकते हैं। और आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से हैं, कोलकाता से। थैंक यू। सर मैं हूँ BSc सेकेंड ईयर में। भैया आप कहाँ से हैं और ये आपने क्या मॉडल बनाया है? सो मेरा नाम हरिओम है, ठीक है। मैं IIT मद्रास से BSc इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर है मेरा, ठीक है। और मैं सोपान आश्रम से 9 से 12 तक मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है और मैं कानपुर का ही हूँ, ठीक है। तो ये पूरा जो है बेंच पूरी मैंने डिज़ाइन की है सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो ये एक RC प्लेन का मॉडल है, ठीक है। तो वो वाला क्लोज वर्जन है पूरा कंप्लीट एंड दिस इज़ ओपन वर्जन, ठीक है। और इसमें हमारा ये विंग वगैरह है, ये फ्यूजलाज को बोलते हैं, ठीक है। जो बॉडी है इसकी फ्यूजलाज बोलते हैं, हमारे व्हील्स वगैरह लगे हैं। तो ये हमारी कंट्रोल सरफेसेस है पीछे, ठीक है। इसमें एलेरॉन नहीं है, ठीक है। ये हमारा एलिवेटर है। एलिवेटर क्या करता है, जो प्लेन को जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजेशन है वो देता है, ठीक है। आप जाना या डाउन जाना वो हमारा हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर कंट्रोल होता है। अगर हमें टर्न करना है प्लेन को तो हमारा रडर है। रडर क्या करता है, इधर उधर मूव होकर हमारा जो एयर को है कट करेगा, उसकी मदद से प्लेन हमारा लेफ्ट या राइट मूव होएगा, ठीक है। और वो हमारा प्रोपेलर है, ठीक है। 1400 kV की मोटर लगा रखी है हमने, तो उसकी मदद से हमारा विंड को पीछे फेंकेगा, ठीक है। और उसकी मदद से प्लेन हमारा आगे मूव होएगा, ठीक है। और मैं इसको ऑपरेट करके भी दिखा सकता हूँ। जी प्लीज़ ऑपरेट करके दिखाइए। सो ठीक है, तो ये मेरा रडर है। अभी मैंने इस पर टेप लगा रखा है, ठीक है, इसके एलिवेटर पे, ठीक है। तो ये देखो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और मैं अभी प्रोपेलर को मूव करके दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा थ्रस्ट जनरेट करता है प्लेन को आगे मूव कराने के लिए। जस्ट ऐसे होल्ड करके आपको ऐसे पुश करना है तो प्लेन हमारा आराम से उड़ सकता है। अभी जो आपने मॉडल बनाया इसकी रेंज कितनी है? ये हमारा जो FSCT-6B है जो मॉडल, ये हमारा 1 किलोमीटर का रेंज देता है, ठीक है। साथ में हम इनकी रेंज भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसके लिए ट्रांसमीटर हमें दूसरे लेने पड़ते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। थैंक यू। आपका क्या नाम है और आप कहाँ के स्टूडेंट हैं? मैं संहिता हूँ और मैं IIT कानपुर से हूँ। तो ये जो आपने मॉडल बनाया है ये क्या शो कर रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है और ये कितना भी कोशिश करे इसको गिराने की, ये गिरेगा नहीं। इसका रीज़न ये है कि जो भी मास है अंदर एक बॉल है और इसके अंदर मास है वो बहुत नीचे है और मास भी ज़्यादा है, कुछ सीमेंट के जैसे कुछ भर दिया है, तो ताकि इसका सेंटर ऑफ मास जो भी है वो बहुत नीचे होगी, जिसके वजह से हम कितना भी खींच लेना वो सेंटर ऑफ मास इसको काउंटर बैलेंस करके वापस उसी प्लेस में लेकर आएगी। ओके, तो क्या प्लीज़ एक बार आप इसको करके दिखा सकती हैं? हाँ, मतलब ये गिरेगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि बस कितना भी करे वो काउंटर बैलेंस करेगी, सेम पोजीशन में लेकर आएगी। ओके, प्लीज़ एक बार करके दिखाइए। क्योंकि हम कितना भी नीचे लेकर आए फिर भी ये वो सेंटर ऑफ मास जो है वो वापस लेकर आ रही है। तो क्या ये एक मेटालिक बॉल है? बॉल नहीं है, ये एक बॉल है, बॉल यूटेंसिल। ओके, थैंक यू।